हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक्स को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम स्पेशली इन टर्म्स को क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देन रेट ऑफ रिएक्शन, इन टर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस वीडियो में फर्दर, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इनकी इक्वेशन और इनके जो कुछ फॉर्मूले हैं रेट कांस्टेंट के, वो स्टडी करेंगे। देन आर्हेनियस इक्वेशन बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद लॉगरिथमिक वैल्यूज बताऊंगा कुछ। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दैट इज व्हाट, स्टार्टिंग है केमिकल काइनेटिक्स। क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स? जो केमिकल काइनेटिक्स है ये केमिस्ट्री की एक यूनिट है। सबसे पहले प्लस 2 की केमिस्ट्री की एक यूनिट है। अब देखिए डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है केमिकल काइनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of first rate of reaction, जो rate of reaction की स्टडी करती है, rate of reaction, और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और मैकेनिज्म्स की स्टडी करती है जिसके थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपकी एक रिएक्शन है, मैकेनिज्म्स की स्टडी करती है ऑफ रिएक्शंस। तो जो आपकी केमिकल काइनेटिक्स है वो केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करती है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इनकी स्टडी करेगी, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस है वो किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है, कैसे प्रोसीड होती है, उन मैकेनिज्म्स की भी स्टडी करती है कौन, केमिकल काइनेटिक्स। ये थी डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, और ये मेन टॉपिक्स है जिसके अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स को कवर करें। चलिए देन बात करते हैं जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनकी फिजिबिलिटी कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी या इक्विलिब्रियम पे होगी, ये हमें बताती है थर्मोडायनेमिक्स। इस चीज की स्टडी हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई जो रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसकी रेट क्या है कन्वर्ट होने की, किस दर से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे क्या, किसके अंदर भाई, केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि जो आपकी रिएक्शंस है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, कि किस स्पीड से होती है, कितने प्रकार की। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन आपकी 3 प्रकार की। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो बहुत तेज बहुत जल्दी हो जाती है, पलक झपकते ही रिएक्शन हो गई। जो आपकी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं, आयंस की रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, इन्हें आयनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे भाई आपने क्या किया, AgNO3 लिया, इसके अंदर आपने डाल दिया NaCl, ठीक है भाई, क्या हुआ, रिएक्शन हुई, ये आयंस में ब्रेक कर गया तुरंत एक्वस सॉल्यूशन में, NO3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जैसे ही हमने AgNO3 में NaCl को डाला, तुरंत आपका AgCl और NaNO3 बन गया, आयनिक रिएक्शन। अगली देखिए, आपने क्या किया, NaOH की रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, तो क्या बना, वाटर प्लस NaCl, ये रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है। जैसे ही आप NaOH में HCl डालेंगे, इंस्टेंटली रिएक्शन हो जाएगी, माइन्यूट चुटकियों में, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे ही आप रिएक्टेंट्स को डाल देंगे, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। करीब करीब 10 की पावर -15 सेकेंड, इतना समय लगता है। इतने कम समय में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए वो होती है अभी क्या, वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन माइक्रोसेकंड्स, जिनकी रेट
रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस या वेरी फास्ट रिएक्शन। और ये रिएक्शन जनरली आयंस देते हैं। जो कंपाउंड आयनिक होगा वो तुरंत फास्ट रिएक्शन दे देते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम आयनिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, ये इनके एग्जाम्पल। उसके बाद भाई सेकंड टाइप है वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीमी होती है, धीमे धीमे धीमे। वो रिएक्शन क्या है आपकी? वेरी स्लो रिएक्शन में। जैसे भी आयरन को जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, धीमे धीमे लगता है। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जंग लगना क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन आप कैटलिस्ट के एब्सेंस में करवा दें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका H2 प्लस O2, ये मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर। मैं कह दूं क्या बना रहे हैं भाई? वाटर। केवल आपने मिक्स करके छोड़ दी, कोई आपने तापमान यूज नहीं कर रखा, न कोई कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, तो रिएक्शन क्या होगी? बहुत धीमे धीमे होगी। ऐसे जैसे अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना हो और हम खाना खाएं तो उसको बरस लग जाए, सालों बीत जाए, अब खाना एक बार का खाना डाइजेस्ट ना हो। ठीक है, तो बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन क्या हो जाती है? वेरी स्लो, बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिनकी रेट रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो रेट है वो बहुत ही कम है, उन्हें कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मॉडरेट या स्लो रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो मॉडरेट रेट से होती है, एक नॉर्मल स्पीड से चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? मॉडरेट या स्लो रिएक्शन। जो ना ज्यादा स्लो है, ना बहुत ज्यादा स्लो है और न ही बहुत ज्यादा फास्ट। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? मॉडरेट या स्लो रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो एक टाइम लेके, जैसे खाना पचता है, धीमे धीमे खाना पचता है। ठीक है, जो मॉडरेट रेट पे क्या? स्लो रिएक्शन इस प्रकार। फॉर एग्जांपल देखिए भाई, हमने क्या किया? N2 में हाइड्रोजन डाल दिया, किस में कन्वर्ट हो गया भाई? अमोनिया। NH3 अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल बन गए। आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सॉलिड फॉर्म में मोलिब्डेनम एक्ट एज प्रोमोटर। तो ये रिएक्शन क्या होगी? एक मॉडरेट स्पीड से होगी, मॉडरेट रेट से होगी। यह रिएक्टेंट एक स्लो रेट से कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट। रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? प्रोडक्ट में। इसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन की रेट है वो पार्टिकुलर रिएक्शन के टाइप पे भी डिपेंड करती है, और जो हम रिएजेंट और रिएक्टेंट ले रहे हैं इस पे भी डिपेंड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे। अभी वो रिएक्शन जो स्लो रेट से होती है मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। ठीक, जो न बहुत ज्यादा तेज है और न ही बहुत ज्यादा स्लो। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है ये बहुत स्पीड से होती है, तो हम इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर नहीं करते क्योंकि पलक झपकते ही हो जाती है। जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है, जिस कारण हम इनकी स्टडी नहीं करते। तो ना हम वेरी स्लो रिएक्शन की स्टडी करते हैं, ना ही वेरी फास्ट। केमिकल काइनेटिक्स में हम उन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे जो क्या हो? मॉडरेट हो, स्लो हो, एक नॉर्मल रिदमिक रेट से हो रही हो, जिसमें बहुत ज्यादा समय भी ना लगे और बहुत कम समय भी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रही है? अमोनिया। एक मॉडरेट रेट से होने वाली रिएक्शन, जिसमें हम आसानी से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को टाइम से रिलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कितना समय लगेगा कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो हम स्पेशली मॉडरेट रिएक्शन यानी स्लो रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हम स्पेशली मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस की ही पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो ये थी हमारी 3 प्रकार की रिएक्शन, जिसमें हम स्पेशली अब आगे फर्दर मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद भाई रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज रेट ऑफ डिस्पीरेंस? रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन क्या होता है? यूनिट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की? न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे और लॉगरिथमिक वैल्यू। अभी जो हमने ये स्टडी किया है इसको आप अपनी नोटबुक में रफ वे से पढ़ लीजिए। ठीक है, साथ के साथ अपनी नोटबुक रेडी कीजिए ताकि आप
बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। या स्पेशली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में राइट कर लीजिएगा। चलिए भाई, अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? अब एक रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज ए रिएक्शन? अभिक्रिया क्या होती है? बोला वो घटना, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, इज नोन एज ए रिएक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एक अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं रिएक्शन। अब किस रेट से कन्वर्ट होता है, मतलब साथ में टाइम आ जाए। तो भाई जो रिएक्टेंट है, इसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक टर्म का, जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कि आपका रिएक्टेंट है कितना, इस चीज को मेजर करने के लिए आप कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करें। कंसंट्रेशन एक प्रकार से आपकी होती है मोलैरिटी। क्या होती है? मोलैरिटी। कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन, ठीक है। ये किस टाइम के रेट क्या होती है भाई? कंसंट्रेशन में चेंज आए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है टाइम के हिसाब से किस दर से चेंज हो रही है, इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कोई पार्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आपको, ए एक रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें भाई? बी प्रोडक्ट में। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो सबसे पहले आपको यह पता चल जाए कि इस ए की कंसंट्रेशन कितनी है। अब इसके लिए भी आपको यह पता होना चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, ताकि आप क्या बता सके? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to change in time. It is defined as the ratio of change in concentration of reactant or product with change in time. कि कितने समय में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसे कहते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने बोला आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, चेंज करते हैं। मान लो मैंने बोला एक रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन है x, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। कंसंट्रेशन ऑफ a कितनी है भाई? x, ठीक है। अब ये आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? b में, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, a की कंसंट्रेशन कितनी है? x, ठीक। उस टाइम b की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है अभी तक, ठीक है भाई। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी, जब समय कितना हो गया? कैपिटल टी जितना। मान लो 1 सेकंड हो जाए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आपका जो ए की कंसंट्रेशन है वो अब चेंज होगी। कितनी कितनी हो गई? मैंने बोल दिया y होगी। कितनी होगी भाई? 1। इनिशियली एक रिएक्टेंट है ए, इसकी कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितनी थी? x। कुछ समय बाद आप कितना ले सकते हैं समय, जिसमें हमें उस रिएक्शन को कैलकुलेट करना, जिसमें चेंज का पता करना चाहते हैं आप, उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको टाइम मिल जाए। भाई t इज इक्वल टू 0 समय पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? x। आफ्टर टाइम कैपिटल T इस A की कंसंट्रेशन होगी कितनी भाई? बताइए चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, बोलिए भाई। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कर दे, यस, y माइनस में x। अब ये कितने समय में आया? तो बाई में चेंज इन टाइम निकाल दो। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम। जब ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी कितना टाइम लगा? फाइनल टाइम कितना है? कैपिटल टी। इनिशियल टाइम कितना है? 0। कैपिटल टी माइनस 0 क्या गया भाई? y माइनस में x बाई में कैपिटल टी। दिस विल बी व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। सेम टू सेम ऐसे भी
जब ये आपका टी जूल 0 टाइम पे प्रोडक्ट बी कितना था 0। ठीक, मान लीजिए आफ्टर टाइम कैपिटल टी, ये जो ए किस में कन्वर्ट हो रहा था बी में, तो बी की 30 समय बाद करीब करीब मान लो जेड कंसंट्रेशन बन गई। कितनी कंसंट्रेशन बन गई जेड। अब ये आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए शुरुआत में 3 मोल था, 3 मोलर था, 2 मोलर हो गया। ऐसे इनिशियली कितना था प्रोडक्ट 0, बनना ही नहीं था, रिएक्शन स्टार्ट ही हुई। आपका प्रोडक्ट आफ्टर टी टाइम पे कितना हो गया जेड, मतलब 1 मोलर हो गया, 2 मोलर हो गया, कोई ना कोई कंसंट्रेशन आ गई। समझ रहे हो? ठीक है। अब बताइए भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को लिख दिया मैंने पी प्रोडक्ट दिस ब्रैकेट कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या बताता है अभी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखने का तरीका। बाई में चेंज इन टाइम, टाइम ले लिया मैंने टी, चेंज इन टाइम। अब बताइए भाई चेंज कितना हुआ है, चेंज कैसे निकालते हैं हमेशा, फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है जेड, इनिशियल कंसंट्रेशन बी की 0, जेड माइनस 0, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाई में टाइम। क्या भाई, टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। प्रॉपर शेड्यूल से जाइए, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ये फाइनल कंसंट्रेशन कितने टाइम पे थी टी एफ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितने टाइम पे थी टी आई। अब देखिए भाई टी फाइनल कितना है कैपिटल टी, रख दो यहाँ पे। उससे पहले ये जेड माइनस 0 कितना आ गया जेड, ये कितना है कैपिटल टी। इनिशियल टाइम कितना था 0, क्या गया भाई जेड बाई में टी, जहां पे जेड क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम क्या है कैपिटल टी। इसको मत दिखाइए। आगे भी आपकी क्या यही क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या भाई रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन बाई में चेंज इन टाइम से बताते हैं। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैंने बोला आपके पास यही ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें बी में। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ए की कंसंट्रेशन थी 3 मोल, 3 मोलर। एट टाइम इज टी इज इक्वल टू कैपिटल टी समय पे, या मैंने बोल दिया आपको टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड, जो समय कितना हो गया 20 सेकेंड। तो ये जो ए की कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है भाई प्रोडक्ट में। तो सीधी सी बात है जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या होगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी आगे मूव होगी, तो आपका जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज। तो फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। कॉमन लेना चाहें तो आप कैपिटल टी रख सकते हैं, दोनों तरीके से बता दूंगा। अब कितना बच गया, मैंने बोला 1 मोलर। कितना बच गया भाई 1 मोलर। ठीक है, तो इसी दौरान जब का टाइम कैपिटल टी 0 था, आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी इनिशियल, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल टाइम टी 0 पे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी 0। देखिए इन्हीं बातों को आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, यही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, नाउ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कितनी है 0। अब टाइम इज इक्वल 20 सेकंड पे कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक भी बता सकते हैं हम, या भाई रिएक्शन अपने अपने तरीके अब किसी भी वे से हो सकती है। तो मैं कहूँ 3 में से 1 गया, कितने मोल बच गए 2 मोल। क्या आपका प्रोडक्ट है 2 मोलर बन सकता है 2 मोल पर लीटर, या मे बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इक्वेशन आपका जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो क्या पता डिफरेंट हो सकता है। इस सुविधा के लिए हम अभी ले लेते हैं कितना भी, मान लो आपका 20 सेकंड पे 2 मोलर प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, कंसंट्रेशन की टर्म में बता दिया मैंने। अब आप क्या बतानी, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, बताइए भाई। इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बताएं पहले, बताओ इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर माइनस, यही बताते ना चेंज कैसे बताएंगे हमेशा, फाइनल माइनस में इनिशियल, इनिशियल कितनी है 3 मोलर, बाई में फाइनल टाइम कितना 20 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना 0 सेकेंड, कितना आया -2 बाई में 20, दैट इज इक्वल टू -1 बाई में 10। अब मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर।
टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ जाएगी? क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं आप इसको, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब इसमें देखिए भाई, जो आपका रिएक्टेंट है वो टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये माइनस हम यही बताते हैं। पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? पॉजिटिव, कि कोई ना कोई रेट, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्या होगी? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या? नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए, जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले ही आप अपनी ओर से क्या लगा देना? माइनस। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे आप इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, हमेशा माइनस का इस्तेमाल करें। नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। अगर नेगेटिव पहले होगा तो माइनस, ये और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? प्लस। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। बता दिया कितनी आई? 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। और यही क्या है हमारी भाई? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर, और टाइम पीरियड सेकंड। आल्दो अगर आपको टाइम मिनट में दे दे तो आप मिनट में रख देना, क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। घंटे में दे दे हावर, हावर लिख देना यार, मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की आप रेट बता सकते हैं। हमने क्या किया भाई, इस क्वेश्चन में आसानी से बता दिया, क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेम टू सेम आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज जो हो रहा है उसके बेस पे रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते। ठीक है, बताइए भी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट आरपी लिख दिया मैंने। अब भाई फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाई में चेंज इन टाइम, यही होता है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 2 मोलर। इनिशियल कितनी थी प्रोडक्ट की? 0। फाइनल टाइम कितना? 20 सेकंड पे। इनिशियल टाइम कितना? 0 सेकंड। बताइए कितना आया? 2 बाई में 20, 1 बाई में 10 यूनिट मोल पर लीटर, यानी 1/10 क्या भाई? मोल पर लीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पे? सेकंड। क्या यूनिट क्या आ गया भाई आंसर? 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। निकल गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से आपने क्या प्राप्त कर ली? प्रोडक्ट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखिए भाई इसके अंदर जो रिएक्ट प्रोडक्ट होता है वो फाइनल में क्या होगा? बनेगा। इनिशियली 0 होता है, धीमे धीमे रिएक्शन जैसे प्रोसीड करेगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा, और इनिशियली कंसंट्रेशन होगी क्या? कम। तो अपने आप वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो जब भी आपको एक प्रोडक्ट की टर्म में आप क्या बताना चाहें? रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। क्या लेंगे भाई? हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव लेंगे, पहले से क्या होती है? पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट की टर्म में आपको कहीं पे भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी पड़ जाए तो आप तुरंत कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव। और रिएक्टेंट की टर्म में लिखनी पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे? नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस चीज को समझिए जरूर क्या कह रहा है। ये बेसिक बात आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगी। यार सीधी सी बात है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। दिस इज नोन एज व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। इट्स यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। समझिए, टाइम में सेकंड इनवर्स अपने क्या ऐसा यूनिट है, तो सेकंड इनवर्स में आप कॉमन ही रखिए, होगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, कुछ भी हो सकती, रिएक्ट कॉमन मान लिया हमने। कोई रिएक्टेंट अब कन्वर्ट हो रहा है किस में? प्रोडक्ट में जा रहा है ना, तो कुछ रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। अब एक्स से कंसंट्रेशन चेंज होगी किसकी? रिएक्टेंट की कितनी होगी भाई? वाई। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हुआ होगा रिएक्टेंट का? यहाँ पे ए रिएक्टेंट है, वाई माइनस में एक्स। कितने समय में हुआ होगा? कैपिटल टी माइनस जी। रख दिया हमने, आंसर आ गया हमारा। अब मुझे इस बात का पता है कि जो वाई है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जब एक रिएक्शन होती है तो आपका रिएक्टेंट जो होता है
वो रिएक्शन के दौरान कम होता है, डिक्रीज होता है, फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है रिएक्टेंट की। और हमें पता होना चाहिए इस बात का कि रेट स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। और चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कम है माइनस इनिशियल ज्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब रेट को हम नेगेटिव तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, जब भी आप रिएक्टेंट की टर्म में क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, पहले से ही क्या लगा देंगे, माइनस, पहले से क्या लगा देंगे भाई। अब आपकी जो रेट है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, टाइम के हिसाब से रख दिया, निकाल दिया मैं रेट ऑफ रिएक्शन। आपको न्यूमेरिकली पता क्या करेंगे, बोलेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बोल देंगे ऐसे जैसे इसमें बोला हमने, देख लो 3 मोलर से कितनी हो गई, 1 मोलर। तो न्यूमेरिकली इतना आसान नहीं देंगे आप, वो आपको फ्रैक्शन में देंगे। 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मोलर से कन्वर्ट होगी 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मोलर, ऐसे। ठीक है, या फ्रैक्शन दे देंगे 4.6 न्यूटन की पावर माइनस 3 मोलर से कन्वर्ट होगी 2.25 न्यूटन की पावर माइनस 2 मोलर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चेंज निकाल लेना कंसंट्रेशन में। ठीक है, और ये चेंज कितने टाइम में हुआ है ये निकाल लेना। और अक्सर कई बार क्या करते हैं भाई, मैं कह दूं इनिशियल में आपका टाइम t कितना है, 15 सेकंड है, इस टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इस टाइम पे होनी चाहिए, जैसे t 0 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, x। न्यूमेरिकल आएंगे, इन्हीं चीजों को समझ के आप निकालेंगे। अगर ये आपको समझ में आती है, आसानी से न्यूमेरिकल निकाल देंगे आप केमिकल काइनेटिक्स के। देखिए, फिर बोला मैंने आफ्टर टाइम, कुछ समय बीता, t जब हो गया समय आपका कितना भाई, 35 सेकंड। तो 35 सेकंड पे कंसंट्रेशन, मान लो इसी का एग्जांपल ले, t 15 सेकंड पे कंसंट्रेशन थी कितनी, x। 35 सेकंड पे यानी रिएक्शन हुई है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी होगी, y। जैसे इसमें 3 से कितनी हो गई, 1। समझ रहे हो, ठीक है। अब ये इस इंटरवल में हुई है तो कितना टाइम लिया है, 35 सेकंड में से कितने गए, 15, 20 सेकंड। इन 20 सेकंड में ये चेंज आया है, तो y माइनस एक्स वाई में क्या कर देंगे आप, चेंज इन टाइम कितना, 20। कैसे निकाला, फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम, जितने समय बीता, जिस समय के दौरान वो चेंज आया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, यही क्या कहलाती है, रेट ऑफ रिएक्शन। कितने समय में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, या कितने समय में कितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन। ये होती है भाई आपकी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो कंसंट्रेशन की टर्म में, तो हम किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे। मान लो आपके पास गैस हो तो भाई, तो गैस क्या लगाती है, प्रेशर, तो क्या करेंगे आप, चेंज इन प्रेशर। अगर गैसियस प्रेशर दे रखा हो आपको, केमिकल काइनेटिक्स में प्रेशर की टर्म में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के प्रेशर में कितना चेंज हुआ, बाई में टाइम क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। या प्रोडक्ट के प्रेशर में कितना चेंज हुआ, वो भी गैसियस स्टेट में, बाई में टाइम क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। ये था भाई आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अभी यहां से आपको जो बेसिक सीखने को मिला उसको अपने दिमाग में सेट कर दीजिए। अभी मैं न्यूमेरिकल दूंगा जिसको बड़े अच्छे से डील करें। ठीक है, इसको एक बार उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए भाई, अब हम समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को न्यूमेरिकली बड़ा अच्छे से, जहां इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं कंसेप्ट से आपके नीट में या बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए भाई क्या है, एक रिएक्शन है आपके पास जिसके अंदर रिएक्टेंट ए, बी रिएक्टेंट, सी रिएक्टेंट, ये तीनों क्या है, रिएक्टेंट, कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। एस एक प्रोडक्ट बोल दिया, ठीक है, जिसके स्टोइचियोमेट्रिक, इसे आगे इसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3s में कन्वर्ट होता है, ट्रिपल एस में कन्वर्ट हो गया। ए प्लस बी प्लस सी रिएक्टेंट मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट क्या, ट्रिपल एस। देखिए भाई, और आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ऐसे कोई इक्वेशन दे दे तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये देखिए सबसे पहले। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब मैं एक ही टर्म में आपको पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। देखिए, चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैंने ब्रैकेट से दिखा दिया। ये जो सिंबल होता है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का होता है, ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान रखिए।
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई में चेंज इन टाइम। ये क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन। लिख दिया हमने एक ही टर्म में। पर ये अगर रिएक्टेंट है तो आपको ये पता चल ही गया होगा पहले क्या, कि रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है। एक रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट कम होता है, कम होता जाता है, वो प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। और हम चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कम होगी और इनिशियल ज्यादा होगी तो वैल्यू डेल्टा ए की क्या आएगी? चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट के लिए पहले से क्या लगाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसी रेट ऑफ रिएक्शन को बी की टर्म में लिखेंगे। लिखिए भाई, अब लिख देंगे, मुझे पता है। देखिए पहले से माइनस लगा लेंगे, रिएक्टेंट है तो क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई में चेंज इन टाइम। सिंपल। और ये क्या? हाँ यही, ये रिएक्टेंट है बी, बाई चेंज इन टाइम लिख दिया। ओके, मतलब ऐसे ही सी की टर्म में लिखे, बताओ माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई में चेंज इन टाइम लिख दिया भाई, ठीक है। रिएक्टेंट की टर्म में लिख दिया हमने चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दी। अब इसकी टर्म में लिख के बताइए, बोले ये तो प्रोडक्ट है तो पहले से समझिएगा प्लस आएगा, क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एस भाग में चेंज इन टाइम, ठीक है, हो गई। इसका देखिए, इसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके आगे जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक, वही क्या होता है? इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक टर्म है, क्या? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है आपको, जो इस रिएक्टेंट के या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यानी जो आपकी स्पीसीज है एक रिएक्शन की, उनके आगे जितने नंबर्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। बताइए ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है तो हम क्या बोलते हैं भाई? 1। बी का भी कितना है? 1। सी का भी कितना है? 1। एस का कितना है? 3। ठीक, अब ध्यान दीजिए, बोले जब भी आपको है ना, जब आप कोई चीज क्या करें, किसी को पार्टिकुलर चेंज को उस गिवन पार्टिकुलर टाइम से डिवाइड करेंगे ना, तो वो चीज हमेशा यूनिटी के हिसाब से मैं कह दूं 15 रुपए में मैंने 3 चॉकलेट खरीदी, ठीक है। कितने में खरीदी भाई? 15 रुपए में। कितनी चॉकलेट्स खरीदी? 3। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या है आंसर? 5। इसका मतलब चॉकलेट कितने रुपए की थी? 5। 5 रुपए की कितनी चॉकलेट थी? 1। सिंपल। तो जो ये वैल्यू आती है ये यूनिट के लिए आती है, 1 यूनिट की। 1 यूनिट वो कितने की? क्लियर है? ऐसे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ना, तो वो हमें एक्चुअली ये बता देती है कि यूनिट चेंज कंसंट्रेशन में जो आएगा यूनिट टाइम में, वही क्या होती है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा 1 हो उसके लिए बताते, यानी कि आप 1 मोल में चेंज के लिए क्या बताते हो? रेट ऑफ रिएक्शन कॉमनली, ताकि आप उसी को इक्वल कर सकें। दिख रहा है ये हमने इक्वल का निशान लगा रखा है, इक्वल का सिंबल यूज कर रखा है यहाँ पे। ये जो इक्वल का सिंबल है वो इसीलिए है ताकि हर एक की टर्म में, हर स्पीसीज की टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकें। अब सीधी सी बात है भाई, एक रिएक्शन हो रही है, इसको मिला के इसको मिला के इसको मिला के ये बन रहा है, तो रिएक्शन की रेट तो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हाँ, पर इनके कंसंट्रेशन के चेंज होने का तरीका, चेंज होने का पैटर्न, चेंज होने का जो समय है वो अलग अलग हो सकता है। मान लो ये इतने टाइम में ज्यादा चेंज हो जाए, ये कम हो जाए चेंज, ये ज्यादा चेंज हो जाए, ये ज्यादा चेंज हो जाए, समझ रहे हो? यानी एस की कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज आ जाए, ज्यादा बन जाए प्रोडक्ट, बनेगा। यहाँ पे 3 मोल मिलके एक ही बन रहा है, ये तो है नहीं कि तीनों एक क्या, इन तीनों से जितने ये धीमे धीमे रिएक्ट करेंगे, ये भी थोड़ा सा यूज हुआ, ये भी थोड़ा सा यूज हुआ, ये भी थोड़ा सा यूज हुआ, ये बना, ये इन तीनों से मिलके बना, ये तो इन तीनों का सम आएगा ना, समझ रहे हो? तो इसकी तो रेट बहुत तेज हो जाएगी। अगर इनकी कुछ रेट होगी चेंज होने की, तो इन तीनों की तो ऐड हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए हम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को यूनिट के लिए बताते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ये 3 मोल के लिए बना, ये रेट ऑफ रिएक्शन कितने के लिए आ गई? 3 मोल के लिए आ गई। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, 3 एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मोल हम जनरली लेके चलते हैं क्या विद मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका? 3। तो आप क्या करेंगे, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड, 3 से क्या कर देंगे? अब ये यूनिट मोल के लिए आपकी क्या आ गई? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपके एक्चुअल में 3 मोल के हिसाब से हमने क्या निकाल दी? रेट ऑफ रिएक्शन, जो 1 मोल के लिए, ठीक है।
ताकि आप इन सभी को इक्वल के सिंबल से शो करें। ठीक, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है 1, इससे भाग कर देंगे, 1 से तो भाग कीजिए ना कीजिए, एक ही बात है 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिख दिया हमने क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन की, कोई भी आपको अगर रिएक्शन दे दे, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन दे दे, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं। चलिए भाई इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी के साथ। N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। आपको बतानी है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रेट ऑफ। तो क्या पहले आपको ये पता चल गया रिएक्टेंट कौन, एरो के इस तरफ लिखते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, जो दूसरी जिस तरफ ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी एरो लगा के, जिसकी तरफ ये हेड होता है, ये क्या होता है एरो का टेल, टेल की तरफ क्या होते हैं रिएक्टेंट, ये आपके रिएक्टेंट है दोनों, और ये क्या है भी आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आप लिखिए, इतने में कुछ बता देता हूँ भाई। N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं दे रखा, 1 × N2 N2 हो गया। हाइड्रोजन का कितना है 3, NH3 का कितना है 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या है आपके दोनों रिएक्टेंट हैं, और ये क्या है भाई प्रोडक्ट। लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, लिख लिया होगी आई थिंक, मैं लिखता नाइट्रोजन, रिएक्टेंट की बात आई माइनस लगाएं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी भाई N2 है, N2 की कंसंट्रेशन में चेंज बता देंगे, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इतने कंसंट्रेशन से इतनी कंसंट्रेशन होगी N2 की, वो फाइनल माइनस इनिशियल, बाई में चेंज इन टाइम, कितने टाइम में हो रहा है इस कंसंट्रेशन में चेंज। अब भाई इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भाग करेंगे, कितना है 1 × समथिंग समथिंग हो गया, इक्वल टू, बताइए फर्दर। हाइड्रोजन की टर्म में लिखिए, रिएक्टेंट है माइनस लगाऊंगा मैं, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन टाइम। अब इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, इसको किससे भाग कर देंगे भाई 3, आ गई अब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बताइए प्रोडक्ट की टर्म में, प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया, कितने मोल है 2, प्लस आएगी सबसे पहले, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज डेल्टा लगाएंगे किसके, अमोनिया की कंसंट्रेशन में चेंज, बाई में चेंज इन टाइम, कितने समय में हो रही है चेंज, चेंज कितने समय में हो रहा है, स्मॉल कैपिटल डेल्टा स्मॉल, इतना ये चेंज इन टाइम है, 10 सेकंड से 15 सेकंड हो गए, इतना चेंज आ गया, तो कितना टाइम लगा 10 से 15 5 सेकंड, समझ रहे हो। बाई में स्टोइचियोमेट्रिक उसमें कितना है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं रिएक्टेंट की टर्म में और प्रोडक्ट की टर्म। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, कंपेयर करवा लेते हैं। नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। थोड़ा और फर्दर डीप करने के लिए, इसको कंसेप्चुअली करने के लिए आपको वैल्यूज दे देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन बता देंगे, फाइनल कंसंट्रेशन बता देंगे, आप चेंज निकाल देंगे, आप चेंज बता देना, इनिशियल टाइम बता देंगे, फाइनल टाइम बता देंगे, आप चेंज बता देना, दोनों के रेशियो को भाग कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, सिंपल, बड़ा सिंपल। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भाग करना मत भूले, रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाना मत भूले, और प्रोडक्ट के केस में प्लस आएगा, कुछ नहीं होता तो हम प्लस ही मानते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया है भाई अब तक, बताइए। अगर कोई आपको इक्वेशन दे दे तो क्या आप रेट एक्सप्रेशन बता सकते हैं क्या, यस, दिस वाज रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में, ठीक है। और सुनिए भाई, अगली बात सुनिए, इसी में कुछ फर्दर स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने जो डेल्टा लगा रखा है ना, ये एवरेज चेंज को बताता है, एक पार्टिकुलर समय में यहाँ से इतना चेंज, ठीक है। पर हम तो बहुत जाने, हम क्या करते हैं, हमें तो थोड़े से चेंज में बताना है सर, हमें तो थोड़े से चेंज में निकालनी है, बस इतना सा चेंज करवाना है, थोड़े समय में स्टडी कर लें, ताकि आप रिएक्शन की जल्दी स्टडी कर लेना। तो थोड़ा बहुत इसी में रखिए, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो सर 5 दिन लगेंगे, 5 दिन तो बहुत हो गए, आपको तो 5 मिनट में कर लिया। तो जो रिएक्शन में जो चेंज है, जब आप थोड़े समय के लिए निकालने लग जाएं तो क्या करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, तब हम उसको लिखते हैं कैसे भी, मान लो थोड़ा स्मॉल टाइम होता तो आप इस कैप डेल्टा को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें भाई, स्मॉल डी, डेल्टा इधर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जनरली जो आपका समय है, एक है आपकी एवरेज रिएक्शन, ठीक है। तो जब आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए ना, तब आपको बोल दे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, एवरेज रेट लिखिए तो आप डेल्टा यूज करते, ठीक है। वहीं पे आपको वो एक पार्टिकुलर थोड़े से इंटरवल के दे दे तो हम उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, बस थोड़े से समय के लिए। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हो, तो आप देखते हैं
जो स्पीडोमीटर है उसमें रेस कितने पे गई हुई है, मान लीजिए पार्टिकुलर टाइम पे 80 पे गई हुई है, 80 पे है ना इस टाइम, इस सेकंड पे कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 80 क्या है, इंस्टेंटेनियस, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। नहीं मैं कह दूं आप यहां से लेके मान लो आप हिसार से दिल्ली जा, तो हर जगह तो आप रेट तो स्पीड तो एक कॉन्स्टेंट से तो नहीं चल सकते, कहीं ब्रेक कराया कम करनी पड़ेगी, आगे पीछे टोल पे भी आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, रोकनी भी पड़ेगी गाड़ी। तो ओवरऑल जब हम इस पूरे इंटरवल में चेंज निकालते हैं, कम ज्यादा स्पीड हुई तो उसे कहते हैं एवरेज रेट। जो एक पार्टिकुलर टाइम से यहाँ आप सुबह 5 बजे चले, करीब करीब आप 10 बजे दिल्ली पहुंचे, ठीक है, आपने इतनी दूरी तय की, तो आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं एग्जैक्ट 6 बजे स्पीडोमीटर कितनी स्पीड कर रहा था, वही क्या है, इंस्टेंटेनियस। जब भी आपको रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस की टर्म में लिखनी हो, अब जब जनरली भी सीधी सी बात है, थोड़े से समय में हम स्टडी कर लेंगे, प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे, लैब में जाएंगे, थोड़े से समय में स्टडी करना चाहेंगे रिएक्शन को, क्या करते हैं इसके लिए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो आपको जनरली क्या ऐसा मिलेगा लिखा हुआ -dN2, डी क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, समझ रहे। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस की टर्म में पूछे, आपको इंस्टेंटेनियस की टर्म में बताना होता है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे आप, डेल्टा इज डी इस्तेमाल करना, बाई में dt, दैट इज इक्वल टू, सोचियोमेट्रिक ऑप्शन कितना है भाई इसका 1, ऐसे ही हम इसके टर्म में लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई में स्मॉल dt। सोचियोमेट्रिक ऑप्शन कितना है इसका 3, इसको बताइए भाई, प्लस का क्या DNH3 बाई में dt। सोचियोमेट्रिक ऑप्शन कितना लिखेंगे भाग में, निकाल दिया बस। सेम टू सेम आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिखिए भाई इसको कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे, माइनस ऑफ DA बाई में dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी, बिल्कुल पार्टिकुलर स्मॉल सी इंटरवल के लिए। इसकी टर्म में लिखेंगे तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाई में चेंज इन टाइम, माइनस रिएक्टेंट है तो मैं पहले से ही समझ जाना आपको, बाई में dt, दैट इज प्रोडक्ट है, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ S बाई में dt, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मोल के लिए बताना होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप रेट एक्सप्रेशन किसी भी इक्वेशन का बता सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आपके लिए अगला क्वेश्चन, A प्लस 3B रिएक्टेंट मिलके प्लस 5C रिएक्टेंट मिलकर, तीनों रिएक्टेंट मिलकर A टेस्ट बना रहे। आपको सबसे पहले लिखना है, इसमें हम भाई हमारे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के सारे तरीके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये आपका वो बेसिक न्यूमेरिकल होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का न्यूमेरिकल, जिससे आप रेट के बारे में बहुत सारी बातें समझ जाएंगे। जब देखिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए सबसे पहले, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना केमिकल काइनेटिक्स का रेट को लेके, तो सबसे पहले ये लिख लेना रेट ऑफ रिएक्शन, फालतू मत उलझना, लिख दीजिए भाई क्या, माइनस DA चेंज इन कंसंट्रेशन A बाई में dt, माइनस लगाऊंगा सर, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है जब रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है, तब फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती है इनिशियल कंसंट्रेशन से, और मुझे पता है सर कि रिएक्शन की रेट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो देखिए बिल्कुल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है सर इसका, मैं कुछ नहीं लिखूंगा सर क्योंकि मुझे पता है क्या 1 × dt होता है, ठीक है। माइनस ये भी रिएक्टेंट सर DB बाई में चेंज इन कंसंट्रेशन B बाई में dt, ठीक है। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या दे रखा है सर 3, तो मैं बिल्कुल नीचे लिखूंगा सर यहाँ 3, ओके। प्लस C की टर्म में लिखिए C, माइनस C भी रिएक्टेंट है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ DC हो गया ना, बाई में dt, डॉट कितना भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने 5, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट के लिए तुरंत मैं प्लस पे आऊंगा सर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ S बाई में चेंज इन टाइम लगाऊंगा सर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है तो इसको ही पक्का लिखूंगा, ओके। हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे लिख देते हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात, देखो भी बनाते हैं बड़ी बात। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट बताओ क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट मोलारिटी के बराबर, मोलारिटी यूनिट मोल पर लीटर, तो ऊपर क्या हो गया भाई मोल पर लीटर, तो क्या मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स लिख दूं मैं, लिख दो सर। टाइम नीचे भाग में, ऊपर जाएगा टाइम यूनिट क्या लिख दी मैंने, सेकंड इनवर्स, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट है सर, बिल्कुल सही है। क्या ये भी हो सकती है, क्या है देखो बताओ, हो सकती नहीं हो सकती, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्या ये भी हो सकती है क्या रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट, बिल्कुल हो सकती है, ओके। मोल लीटर इनवर्स क्या हावर इनवर्स भी हो सकती है क्या, यस ये भी हो सकती है सर, रेट ऑफ रिएक्शन की तीनों यूनिट हो सकती है ये, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन होने क्या, अब आपको पूछते हैं वो दूसरा, तो जो रिएक्टेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो जाता है, डिसअपीयर, गायब हो जाता है।
क्वेश्चन आ गया क्या, बताइए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा पूछा जाता है अभी रिएक्टेंट के लिए। अब एक रिएक्टेंट है तो एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगी, अगर ज़्यादा रिएक्टेंट है ज़्यादा के लिए हो जाएगी। मैं कह दूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए ए की, इसकी बतानी आपको, ए जो रिएक्टेंट है इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए क्या होगी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, मैंने इसको लिख दिया टर्म से, रेट को लिख दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी भाई, ए की। ऐसे आपको इतना बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब पता लगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी बतानी है आपको, ए की बतानी है। तेरा सीधा लिखो, कैसे लिखते हैं भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा कंप्लीट मोल्स के लिए होती है। इस रिएक्शन में जितने भी मोल हैं उस कंप्लीट के लिए क्या होती है आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। 1 मोल है तो 1 मोल के लिए, 3 मोल है 3 मोल के लिए, 5 मोल है तो 5 मोल, 8 मोल है तो 8 मोल। ये तो इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर कौन होता है, केवल रिएक्टेंट, तो इन तीनों के लिए क्या होगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो एक टर्म में लिखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई में dt। आपको क्या चेंज लाना है बस। अब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत लिखना किस केस में, जब भी आपकी डिसअपीयरेंस हट जाए। क्यों भाई, क्योंकि वो कंप्लीट मोल्स के लिए, ये इसका सिग्निफिकेंस था कि कंप्लीट मोल्स, कंप्लीट ए डिसअपीयर होगा तब होगी ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या चक्कर है, वो केवल 1 मोल्स के हिसाब से, यूनिटरी मेथड, ताकि सभी को कंपेयर कर लें, सभी का 1-1 मोल चेंज हो रहा है एक पार्टिकुलर dt टाइम में कॉमन है जो। तो रेट ऑफ रिएक्शन सभी के अंदर क्या आएगी, सेम। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये इससे भी सेम निकलेगी, इससे भी सेम निकलेगी, इससे भी सेम निकलेगी, इससे भी सेम निकलेगी। अभी तो हमने बराबर का निशान इक्वल का सिंबल लगा रखा है भाई, सिग्निफिकेंस हर बात का है जो आपको पता होना चाहिए, समझा भाई, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपने तो एक ही टर्म में लिख दी, यस, लिख क्यों ना दे, हम बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही हमें पता है, आप क्या बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ किसकी, बी की। किसकी बतानी है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, डिसअपीयरेंस है भाई, तो लिख लेना क्या होगा, कुछ नहीं माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी। अरे क्या बात है सर, बड़ा आसान है डिसअपीयरेंस, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान क्यों नहीं होगा। ऐसी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ किसकी टर्म में, सी के टर्म में बताओ, कुछ नहीं माइनस ऑफ डी सी बाई में डी टी। ये क्या इतना आसान, बिल्कुल इतना ही आसान है, सही है ये बिल्कुल। कंप्लीट मोल्स के लिए बताते हैं हम, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग गए मत करना, ठीक है। तो टफ क्या है सर, टफ क्या है ये, इससे पता क्या पूछते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ। ये क्या मतलब, रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए। अभी देखिए हम बड़ा शानदार तरीके से इसका दिमाग, देखिए इसमें कितना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर देंगे आप, अगर आप इसमें आपने इस चीज़ को समझ लिया तो काफ़ी। एक ही टर्म, एक ही इस बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा, समझ ऐसा हो जाएगा। अब आप करने वाले होने चाहिए, देखते जाओ क्या क्या होता है। क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी की टर्म में बता दी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में बताओ, यहाँ से उठाओ, रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ है, रेट ऑफ रिएक्शन ये रही, बी में पूछा ना, ये है कहानी, ये है किसके बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। अगर ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सोचो यहां चला जाए इसकी तरफ, तो क्या dB बाई dt आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और dB बाई dt क्या है आपकी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो क्या आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैसे भाई, तो इस 3 को यहाँ से उड़ा के यहाँ लगा दो, कर दो, क्या मैं इसको 3 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन लिख दूँ, बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो पता चला ये अगर 1 मोल के लिए है तो 3 मोल के लिए आ गया ना, ठीक है। ऐसे ही फिर सुनिए, हमने कुछ नहीं किया, अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बतानी हो ना तुरंत रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, निकाल लिया। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन में 1 मोल के लिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, इसको अगर आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ गया, 3 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, dB बाई में dt। तो dB बाई dt क्या होती है आपकी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में पूछ लेते हैं, ऐसे बता देंगे। अब पंगा पता कब होता है, जो न्यूमेरिकल आएंगे, करेंगे न्यूमेरिकल इसी वीडियो में करेंगे भाई, ठीक है। आगे माइनस डी सी बाई में डी टी, ये किसकी है, इसकी डिसअपीयरेंस बताओ, ये होती है माइनस डी सी बाई डी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में बतानी है, मुझे बताइए क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों कंपेयर कर लो भाई, दोनों इक्वल हैं, देख लो। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है किसके, माइनस डी सी बाई 5 डी टी के। मुझे बताइए टर्म किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, क्योंकि 5 मोल्स के लिए तो क्या करना है, 5 को इस तरह ट्रांसफर कर देना, क्या जाएगा डी सी बाई डी टी, 5 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन आ गया ना, बिल्कुल। मतलब ये यही क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी लिख दिया हमने, ठीक है। एक टर्म में तो 1 था भाई, यानी एक टर्म अगर किसी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार लॉजिकली पूछ लेते हैं, क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो सकती है, बिल्कुल। अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हुआ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये भी क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गई है, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी बाई डी टी, इसके बराबर रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसकी इक्वल है, ध्यान रखना, इक्वल का सिंबल कर देते हैं। समझ में आ रहा है,
बिल्कुल आ रहा है सर, क्यों नहीं आएगा? आगे देखिए, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है भाई? प्रोडक्ट के लिए जैसे रिएक्टेंट के लिए डिस्पीरेंस है ना, प्रोडक्ट क्या होगा? अपीयर, अपीयर। तो आप क्या करेंगे? कैसे रेट निकालेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालिए भाई। किसके लिए निकालनी है रेट ऑफ अपीयरेंस? एस के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस। तो मुझे तो कुछ नहीं करना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना तुरंत। ये रेट ऑफ रिएक्शन एस के टर्म में लिख दी मैंने, प्लस डी एस बाई 8 डी टी। अब रेट ऑफ अपीयरेंस कंप्लीट मोल्स के लिए होगी, ये 8 हटा दो, 8 को कहाँ करो इसकी तरफ ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा? 8 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डी एस बाई डी टी। क्या आएगा बताइए भाई? 8 इंटू में, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ऊपर वाले से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस प्लस ऑफ डी एस बाई में डी टी इंटू में 8। अब रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए तो मुझे पता है ये वाली टर्म केवल रेट ऑफ अपीयरेंस को इंडिकेट करती है, तो इस 8 को आर पर गुणा कर दो यार, तो क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। समझ रहे हो? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस किसकी इक्वल होगी? 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया सिग्निफिकेंस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? अब हम इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से इसी क्वेश्चन में एक दूसरे को रिलेट, अब हम ये देखेंगे ए बी के कितनी स्पीड में, कितनी रेट से जल्दी डिसअपीयर हो जाएगा। यानी ए की रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, बी की रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में। यहाँ आप पूछ सकते हैं ए को सी की टर्म में पूछ सकते हैं, बोला ए जल्दी डिसअपीयर होगा या सी जल्दी डिसअपीयर होगा, ये भी पूछ लेंगे आपसे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बता रहा है? जो आपका सी है ना, वो 5 टाइम्स ज्यादा स्पीड से ए से क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। ये 5 बड़ा, समझ रहे हो क्या? यानी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी ना, सोचो यहां से देखो, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है, क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन से 8 गुना जल्दी अपीयर होगा, ये मतलब है इसका प्रोडक्ट। ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी है, क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन से 5 गुना कर देंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन को 5 गुना, तब आपकी क्या आएगी? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। तो सी है ना रेट ऑफ रिएक्शन से 5 गुना, ए क्या है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन की कितना है? तो आपकी जो सी के डिसअपीयर होने की रेट होगी ना, वो ए के डिसअपीयर होने की रेट के कितने गुना होगी? 5 गुना। क्यों भाई? कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी देखा जाए तो ए के डिसअपीयरेंस के बराबर है ना। क्लियर है क्या? लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर है? माइनस डी ए बाई डी टी के, और यही किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन के। अब मैं आपको कह दूं ए के साथ ए की टर्म में, ए की डिसअपीयरेंस की टर्म में बी की या सी की डिसअपीयरेंस लिखो, तो मुझे पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। कंपेयर कर दिया हमने किसको भाई? ए को और सी को। बी को भी कर सकते हो। ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है ना, कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स ऑफ, ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की। रेट ऑफ रिएक्शन अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो डिसअपीयरेंस इक्वल हुआ, क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब मैं नेक्स्ट दूंगा आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को कंपेयर कीजिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। देखिए भाई, अब आपका क्या क्वेश्चन है? आपको बताना है टेल हाउ मच टाइम विल बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। देखिए यहाँ पे क्या बी और सी डिसअपीयर हो रहा है? यस। अब आपको इनकी डिसअपीयरेंस को क्या करना है? रिलेट करना है कि डिसअपीयरेंस ऑफ बी कितने टाइम्स होगी डिसअपीयरेंस ऑफ सी की। कभी भी आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी पड़ जाए ना, पता क्या करना? रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना बस, लिख दो, ये रखिए भाई। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ बी की टर्म में रही, ये रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ सी मिल गई। अब आपको पता चल गया ये दोनों बराबर हैं क्या आपस में? यस, यहीं से निकाल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों इक्वल टेक दो, बस क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल इन दोनों के, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है भाई माइनस ऑफ डी बी बाई में डी टी इंटू में कितना है? 3। ये इक्वल है किसके? माइनस ऑफ डी सी बाई में डी टी इंटू में 5। अब क्या बताना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, हमें पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी किसके लिए होते हैं? कंप्लीट मोल्स के लिए होती है। ये है भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी,
ठीक है, टर्म देख लो, रेट ऑफ डिस्पेरेंस बी, पूरा डिस्पेयर हो जाए बी, मतलब इस 3 को हटाना पड़ेगा, 3 को स्टॉप लेगा, क्या दिक्कत है, मैथमेटिक्स तो है। यस, तो आपको अगली बात क्या पता चल गई, बोले आपको रेट ऑफ डिस्पेरेंस सी के टर्म में बताना, ये क्या आ गया, मुझे क्या पता, बोले मुझे तो इस बात का पता है, इस माइनस को लेते हुए ध्यान रखना, 3 साइड में आ जाएगा, 5 बैठ जाएगा, फिर से दिखता क्या भाई, माइनस ऑफ, ये क्या रह गया, 3/5 आ गया ना, 3 इस तरह चला गया, 5 हो गया, सीधा यहीं से निकाल देते सीधा 3/5, मुझे पता है माइनस ऑफ dc/dt किसके बोल होगा, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ सी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 3/5 इंटू में रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ सी, बताइए कितने टाइम्स होगा, हाउ मच टाइम विल बी रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ बी है, हाँ अभी रेट ऑफ रिएक्शन को हट गई ये, अभी इसी को लिए तो हमने केवल निकालने के लिए लिया, ध्यान रखना, हालांकि इसी से कंपेयर कर सकते हो पर टर्म बदल गई है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन मैंने हटा दिया, ठीक। तो रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ बी कितने टाइम्स है, 3/5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ सी के, ध्यान रखना है। हाँ, और जैसे आपने डिस्पेरेंस टर्म लिख दिया ना, अब आप प्लस माइनस चक्कर बैठ गया, मतलब आप इसको हटाना चाहें, किससे हटा देंगे, आप लिख देना क्या, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ बी, किसी को हो जाएगा भाई 3/5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ सी, आराम से पूछ लेते, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, कि 5/3 यहाँ पूछा जाएगा, 5/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ सी, समझ पा रहे हो क्या। और यहीं से क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए सी जल्दी डिस्पेयर होगा, बी जल्दी डिस्पेयर होगा या सी जल्दी डिस्पेयर होगा, बताओ ये कौन जल्दी डिस्पेयर होगा, यहाँ से पता कर सकते हो, 5 गुना ज़्यादा स्पीड से डिस्पेयर होगा ये 3 गुना स्पीड से डिस्पेयर होगा, तो ये किसकी डिस्पेयरिंग की रेट ज़्यादा होगी, देख लो, यहीं से डिस्पेयर होगा ना, कौन सी 5/3, तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.3 टाइम्स आ रहा है, इसकी डिस्पेरेंस, किसका मतलब सी के डिस्पेयर होने की रेट बी के डिस्पेयर होने की रेट के 1.3 टाइम ज़्यादा हुई, 1.3 टाइम ज़्यादा हुई, यानी सी जल्दी डिस्पेयर होगा, किसकी अपेक्षा भाई, सी जल्दी डिस्पेयर होगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन, और बी जल्दी डिस्पेयर होगा किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। क्या आप इन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं बात होगी, इसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। बोले अगली टर्म बताइए हमें, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस को हमें बता दो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, क्या करना है, ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा, आप शुरुआत में तो मैंने एक साथ लिखी रखी है, सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सबसे पहले, ठीक है, फिर क्या करना है, कंपेयर कर लो, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अपीयरेंस तो कंप्लीट मॉलिक्यूल होती है, क्या होती है, ये वाली जो टर्म है ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस। अब किसी के साथ भी कंपेयर करना हो, रेट ऑफ रिएक्शन से कंपेयर करना तो 8 को उठा के रख देना, 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। चलो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, अगर आपको लिखनी पड़ जाए क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन लिखना पड़ जाए किसकी टर्म में, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन बताइए ऑफ एस, ठीक है, किस किस की टर्म में बता सकते हो, सभी टर्म में बता दूंगा आपको, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में बता, कुछ नहीं करना, 8 को उठा के रख दो, क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। बोले आप बताइए हमें एक ही टर्म में, एक ही डिस्पेरेंस की टर्म में बता दो, बोले एक ही डिस्पेरेंस इसके बराबर हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, कुछ नहीं करना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इनटू में 8 टाइम्स क्या आ जाएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ एस। ओके, अब मुझे बताओ इसको एस को किसकी टर्म में भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्या करो, ये ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्या करना है, इस 8 को रख दो यहाँ पे, कितना 8/3 टाइम्स ऑफ ये ना डिसअपीयरेंस, क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हो जाएगा 8/3 टाइम्स। सेम टू सेम यही चीज सी के टर्म में बताओ भाई, कुछ नहीं करना, ये आपकी क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन है, 8 को यहाँ उठा दो, उठक दो 8 को, क्या 8/5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। अब इससे आप कंपेयर कर सकते हो, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की 8 गुना पहली बात, दूसरी बात रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की 8 गुना होगी, जिस दर से ए डिस्पेयर होना उसके 8 गुना ज्यादा स्पीड से कौन डिस्पेयर होगा, कौन अपीयर होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है, इसका 8/3 टाइम्स, 2 से ज्यादा आ गया ना, 3 होता है, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, अरे लो भाई 2 दूनी 3 दूनी 6 बच गए 2 0 3 6 18 भाई 2.67 के आसपास, ठीक है, 2.67 टाइम्स के आसपास ज्यादा रेट होगी किससे, डिसअपीयरेंस ऑफ बी, जिस स्पीड से जिस दर से बी डिस्पेयर होगा उसके 8/3 टाइम्स 2.67 की रेट से एस अपीयर होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं जेईई मेन में और नीट में, कितने टाइम 2.67 टाइम्स होगी,
ये बात तो कुछ नहीं हुई। ओके, सी के कंपेरिजन पूछा तो 8/5 टाइम्स 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 36, 1.6 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस। समझ में आ रही है क्या बात? ये स्पीड होगी नहीं बनने। ये था भाई बहुत प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन बेसिक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपने रेट ऑफ रिएक्शन सीख ली, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्लस लेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए लेंगे आप, नोट कर लीजिए और समझिए इन बातों को कंपेयर करके आपस में। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसका भी, देखिए। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये देखिए 2N2O5 कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट है ये, बना रहा है क्या भी प्रोडक्ट 4NO2O2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय, कितने से इंक्रीज हो जाती है 1.6 × 10⁻² मोलर इन 4 सेकेंड, टेल, क्या बताएं, देखिए क्या क्या बता सकते हैं आप। सबसे पहले तो भाई इस इक्वेशन से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो। देखिए N2O5 के टर्म में लिखेंगे तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई में चेंज इन टाइम, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, आगे रेट ऑफ रिएक्शन इसके टर्म में। अब ये प्रोडक्ट है तो क्या लेंगे, इक्वल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन तो इक्वल होती है, बराबर लेंगे किसके भाई NO2 के टर्म में, लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई में चेंज इन टाइम डॉट कितना 4, इक्वल होगा, इसके ऑक्सीजन है प्लस प्रोडक्ट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई में चेंज इन टाइम, तो क्वेश्चन कितना है 1। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे रेट ऑफ एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, ठीक है भाई, ओके। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए आगे। अब आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे दो बातें। इफ कंसंट्रेशन NO2 हमारे पास क्या ये वाला है भैया आपकी बात, NO2 कंसंट्रेशन चेंज, यहाँ पे देखिए इंक्रीजेस बाई का मतलब होता है कितना चेंज आ रहा है, इतने से चेंज आ गया, कितने चेंज आ गया 1.6 × 10⁻² मोलर, क्या आ गया चेंज आ गया, यानी इतनी चेंज हो गई कंसंट्रेशन किसकी, यानी DNO2 कितना मिल गया आपको, ये क्या आ गया आपका DNO2, ठीक है, कितने सेकंड में DT मिल गया, कितने टाइम में 4 टाइम 4 सेकंड में। फिर क्या चाहिए, क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन बता देंगे, हाँ NO2 के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, फिर इनके हिसाब से कंपेयर कर लेना जो पूछे, बाद में देख लेंगे, पहले NO2 के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन NO2 कितना रखा है हमारे पास, ये क्या चेंज इन कंसंट्रेशन लिख दो अगर आप लिखना चाहते हैं, बताइए DNO2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दे रखा है, कितने से इंक्रीज हुई है कंसंट्रेशन, मान लो पहले कुछ भी थी x थी, उससे कितनी होगी y, अब किसके बराबर आया y, बोले x में जब आप इतना जोड़ दो y मतलब इतना ऐड कर दिया आपने 1.6 × 10⁻² मोलर, एक टर्म होती है 2, उसमें इतनी हो जाती तो उसके लिए आपको इनिशियल पता होनी चाहिए थी, दोनों बताऊंगा मैं भी, एक और एग्जांपल लेके इसी के अंदर, पहले इसको समझिए बाई, तो चेंज इन कंसंट्रेशन NO2 कितना आया है 1.6 × 10⁻² मोलर, ठीक है, टाइम में चेंज DT कितना दे रखा है, कितना आ गया 4 सेकंड में हुआ, निकाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी आसानी से, कितनी आएगी रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, पहले मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, बताइए कितना, DNO2 कितनी दे रखी है 1.6 × 10⁻² मोलर, ठीक है, कितने समय में 4 सेकंड में, पहले से कितना है 4, क्या इसको खोल के नीचे टर्न कर दें, टर्न की यहाँ पे 3 कर दूँ, 4 16 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 10⁻³ मोलर, अब नीचे क्या सेकंड, मोलर पर सेकंड, मोलर सेकंड इनवर्स, मोलर को खोल के लिख सकते हो कितना हो जाए 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ गई रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। आपसे क्वेश्चन क्या क्या बता सकते हैं, पहला अगर रिएक्टेंट और डिसअपीयरेंस बताइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए, तो पहले तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को आप भाई रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में लिख दो, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है, टक 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 टक, ये जो मैं क्लोज करूंगा ये क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसके बराबर होगी 2 को यहाँ ले जाइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ जाइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी होगी भाई 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक टर्म में लिख दिया, पहले तो हमने मैथमेटिकली लिख दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस स्टेटमेंट के हिसाब से लिख दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 को लोगे 2 टाइम्स ऑफ ये याद चला गया, रेट ऑफ ये क्या होती है DN2O5, ये वाला क्वेश्चन क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट और डिसअपीयर होगा उसकी रेट ऐसे लिखते हैं कंप्लीट मोल्स के लिए, टोटल 2 से इसको गुणा करते हैं, 2 मोल है ना, 2 से गुणा कर दो, 2 मोल, ये 1 मोल के लिए है, 2 से गुणा करें 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, समझ, तो ये आएगी, लेकिन इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी टर्म में, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई, रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में क्या आ गया
एक्सप्रेशन है क्या, 2 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है भाई, ये रही 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये रेट ऑफ क्या आ गई, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस आ गई N2O5। आपसे पूछ ले ये बताइए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 बताओ, बताइए भाई। रेट ऑफ, दूसरा क्वेश्चन, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 बताइए कितना होगा, कितना होगा बोलो। क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है क्या, यस ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, यही है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, कितनी आ जाएगी 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये चीज़ें आपको कंसेप्टली सीख लेनी अच्छे से, समझ रहे हो क्या। और क्या पूछ सकते हैं भैया आपसे, बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या करना है, 4 टाइम कर देना रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बताइए कितना होगा, क्या करना है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस होगी यानी 4 को यहाँ लेके आना, किसके बराबर हो जाए 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है 10⁻³ कितना आ जाएगा आंसर 4 × 10⁻³ क्या मोलर सेकेंड इनवर्स, मोलर लिख दिया, मोल पर लीटर लिखना, निकाल सकते हैं सर, ये तो हमने रिएक्शन के हिसाब से लिख दिया। और क्या पूछ सकते हैं, आपस में कंपैरिजन करवा सकते हैं, बताइए इसकी डिसअपीयरेंस इसकी अपीयरेंस से कितने गुना होगी, इस 2 को इस तरफ लेना 1/2 टाइम्स हो जाएगी, तो आएगा यहाँ पे। और ये देखें इसका अपीयरेंस इसके कितने गुना हो जाएगा, इसको 4 को ले लेना 2 टाइम्स हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 के 2 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। इस चीज को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये इससे 2 गुना ज्यादा है ना, यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने गुना ज्यादा होगा उसकी रिएक्शन रेट उतनी ज्यादा होगी, यानी ये रिएक्शन की इसकी अपीयरेंस बोल देना, इसकी डिसअपीयरेंस, यानी इसकी अपीयरेंस इससे 2 गुना ज्यादा होगी, समझ रहे हो, यानी इसकी डिसअपीयरेंस इसकी अवधि होगी, या इसकी जो अपीयरेंस होगी ना इससे 4 गुना होगी, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं किया ना, ऐसे बोल। और कैसे बोल सकते हो भाई, इसका अपीयरेंस इसका डिसअपीयरेंस, इसका अपीयरेंस होना इसके डिसअपीयरेंस होने के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि ये 2 गुना होगा ना, यानी कि N2O5 का डिसअपीयर होना O2 के अपीयर होने से दुगुना होगा 2 टाइम्स, अगर ये डिसअपीयर हो रहा है तो। लेकिन अगर पूछ ले इस ये अपीयर हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 हाफ होगी डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। कंपेयर यहां से कर सकते हो, N2O5 की डिसअपीयर ये है, इसका आधा ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल। ओके, अब मुझे आपको टर्म बतानी है केवल 2 से। अगर यहाँ पे क्या लिख देते हैं वो 2 लिखेंगे ना, तो आपको पहले इनिशियल कंसंट्रेशन बताएंगे। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बोला पहले आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 3 मोलर, इन्होंने दे दिया, किसी की बोल दी, मान लो NO2 की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 3 मोलर। अब नाउ इट इज इंक्रीजेज टू, यहाँ पे होता है इंक्रीजेज टू 5 मोलर, ऐसे लिखते स्टेटमेंट, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज टू 5 मोलर। तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज कैसे बताओगे बताओ, 5 में से कितने गए 3, 2 का मतलब है जो पहले 3 थी अब कितनी हुई 5, चेंज कितने का आया 2 मोलर। चेंज कितना आ गया भाई, DNO2 में चेंज कितना आता 2 मोलर, कितने टाइम में, मान लो ये 4 सेकंड होता dt, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। वहीं पे बाई का मतलब यहाँ पे देखें तो इनिशियल देने की जरूरत नहीं होती बाई में, सीधा बोल रहे इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज टू बाई इंक्रीजेज बाई 5 मोलर। अब चेंज कितने का आ गया, बाई लिखते ही चेंज पता चलेगा 5 मोलर का। DNO2 में चेंज कितना आता, कितना आ गया 5 मोलर का। अगर बाई की बात करें, बाई के हिसाब से 5/4 यह जाती मोलर पर सेकंड। तो ये आपको डिस्टिंग्विश होना चाहिए। ये था भाई अगेन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल जिसके अंदर हम इस चेंज को देखेंगे, ठीक है, बाकी सारी बातें नहीं। या अगर समझना चाहें तो भाई इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कितने से इंक्रीज हुई है, ये 1.6 × 10⁻² मोलर से इंक्रीज हुई है ना, मैं इसको 2 की टर्म में बता देता हूँ आपको यहीं पे, देखिए, और ये रिजल्ट निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या स्टेटमेंट बनेगी, देखो मैंने बोला इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज फ्रॉम, क्या देंगे, इंक्रीजेज फ्रॉम, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज फ्रॉम 1.6 × 10⁻² है ना, यहां मैं कर देता हूं कितना 1.6 × 10⁻², इंक्रीजेज फ्रॉम 1.6 × 10⁻² मोलर टू, इसका डबल कर देता हूँ कितना 3.2 × 10⁻², कितने सेकंड में, सेम 4 सेकंड, इन 4 सेकंड। हो गया भाई चेंज अप वाला क्वेश्चन। अब देखिए चेंज कितना आएगा, ये कर निकालना आपको, 3.2 × 10⁻² में से घटाएंगे 1.6 × 10⁻², कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻²,
सेम, ऐसा कैसा सेम न्यूमेरिकल बन गया, बस उसका पैटर्न चेंज कर देंगे, हो गए आपके रेट के ऐसे चेंज हुए न्यूमेरिकल, जो हमने पहले पॉइंट में बेसिक में क्लियर कर दिया था, जो 3 और 1 का लिया था हमने। ठीक है, कंसेप्ट है भाई, अगर आप सच में समझना चाहते हैं ना, आई थिंक द बेस्ट थिंग, डाउट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू लर्न। अगर कोई डाउट आए तो जरूर पूछिए, बाकी सब चीज़ें सामने ऐसे ही पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। इसकी अपीयरेंस, इसकी डिस्पेरेंस, एक ही मूल मंत्र है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज द मूल बेसिक मंत्र की ही बात। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रेट लॉ, रेट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं, पहले नोट कीजिए आप। देखिए भाई, अब तक हमने रेट ऑफ रिएक्शंस को लेके पढ़ लिया। क्या रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी कंपैरिजन विद कैसे आप डील करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है ना, रिएक्टेंट विद रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की कहानी कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाई क्या बेसिक देखेंगे, पहले आपको आगे देंगे वो रेट ला पढ़ेंगे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में, रेट ला, जिससे के थ्रू आप एक रेट की इक्वेशन आपको मैथमेटिकली मिलेगी, रेट दे देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू मेट कॉन्स्टेंट की टर्म में A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहला तो व्हाट इज रेट ला, यही क्वेश्चन करेंगे, फिर आपसे पूछते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका बताइए। कुछ नहीं करना आपको, ये जो एक्सपोनेंट पावर है ना इनकी, कंसंट्रेशन टर्म की पावर उनको ऐड कर देना, रेट ला, ये रेट ला का एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट होता है ये की, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ला की टर्म में ऐसे लिखते हैं। तो ऑर्डर पूछते हैं, कुछ नहीं करना, इस एक्सपोनेंट को जोड़ देना बस, कितना हो गया 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3। ये पावर कितनी होती है 0, ये पावर भी कितनी होती है 0, ये पावर कितनी होती है 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 0 ऑर्डर। ठीक है, ये रिएक्शन की पावर कितनी होती है 1, बाकी सब क्या होते हैं 0, तो कैसे ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, फर्स्ट 1 आता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू होती है कितनी 2.303 log, जिसका बेस 10 हो, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है टाइम t पे बची हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, यहाँ पे बाई में कितना टाइम लिया, वो t टाइम जिसमें कंसंट्रेशन कितनी बच गई A हो गई रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से, वो समय होता है t। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भी रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फिजिक्स में आता है सेम ईयर। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 0.693 बाई में t हाफ की टर्म में इतना होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे आपसे, देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई वालों एचपीएससी वालों के बोर्ड एग्जाम में एनटी में पूछ लेते हैं, ऐसी बात जेईई मेन में भी आ जाता है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 बाई में t हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्या t हाफ केवल रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टर्म पे डिपेंड नहीं करता। कौन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का t हाफ, इसको t हाफ की टर्म में लिख दो, t हाफ किसके इक्वल हो जाएगा 0.693 बाई में। ठीक है, अगर आप इस k को नेचुरल लॉ की टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू क्या, इसकी बजाय क्या लिख देंगे 1 बाई टाइम इंटू में नेचुरल लॉ a नोट बाई में। ये हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी मैं आपको क्या बता रहा। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू में सीधा a नोट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t पे बची कंसंट्रेशन। इसका भी हम k जब t हाफ की टर्म में लिखते हैं तो कितना आता है भाई a नोट बाई में 2 इंटू टी हाफ, इसका टी हाफ निकालो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इस तरफ ले गए, कितना आ गया a नोट बाई में 2। यानी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, याद रखना भाई। एक इससे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आपको रेट कांस्टेंट की k की यूनिट पूछ लेते हैं कितनी आती है, क्या होती है भाई, सेम जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, मिनट में हो तो मिनट इनवर्स, आवर में हो तो आवर इनवर्स, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर हम बात पढ़ेंगे आगे आर इनिशियल इक्वेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू k इंटू में a इंटू e की पावर माइनस e a बाई में RT, जहाँ पे T टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, E है आपकी एक्सप्रेशन एनर्जी, स्मॉल e है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या आर फैक्टर भी कहते हैं, K क्या है रेट कांस्टेंट। ये होगी आपकी आर इनिशियल इक्वेशन, आर हीनियस एंड आईयूएस। ठीक है, बात करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज, अच्छे समझाऊंगा भी, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक बार देख लीजिए। क्या लॉग बेस ई एक्स
किसी के लिए भी 2, 3, 4 बराबर होता है, ध्यान रखना 2.303 वो लोग जिसका बेस 10 हो x, ये लोग की प्रॉपर्टी। नेचुरल लोग जिसका बेस e, लोग बेस e को ही हम कहते हैं नेचुरल लोग, इसी को हम क्या लिखते हैं ln, नेचुरल लोग x, जिसकी वैल्यू होती है 2.303 लोग बेस 10x। ठीक है, ओके, ये हो गया, फर्दर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी इसको उड़ा देता हूँ मैं एक बार, और चीज़ें लिखनी है मैं कुछ, देखिए अभी क्या लिखना होगा। लोग की प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। लोग चाहे e हो या 10 हो बेस, m.n हो, x.y, तो खुलता है भाई लोग m प्लस लोग n। वहीं पे अगर आपको दे दे ऐसे लोग m बाई में n, तो ये खुलेगा कैसे लोग m माइनस लोग n। लोग m माइनस लोग n हो तो उसको लोग m बाई n बना देगा, समझ रहे हो। ठीक है भाई, अगला अगली प्रॉपर्टी आयनिसिफिकेशन भी अगली वीडियो में आएगी, और ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स वीडियो नंबर 0001 है, ध्यान रखना। वैसे हो लोग m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है कुछ नहीं, n इंटू लोग। ठीक है भाई, उसके अलावा हम बात करेंगे लोग, बताइए लोग जिसका बेस 10 है उसमें लोग बेस 10 वाले 2 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 2 की 0.3010, लोग 3 की होती है 0.48, अप्रोक्सीमेशन मान लो 4770 होती है, 0.4770 होती है। ये लोग टेबल से आसानी से लर्न कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बेसिक लोगरिथम का बेसिक करवा। ठीक है, लोग 4 की वैल्यू होती है 0.6, लोग 5 की वैल्यू होती है 0.6990, 0.7 के आसपास ले लेते हैं। लोग 6 की वैल्यू होती है 0.75 के आसपास, लोग 7 की वैल्यू होती है 0.80 के आसपास। ठीक है, समझ रहे हो, 0.78 के आसपास होती है लोग 6 की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करें ना लोग 2 और लोग 3 को, आसानी से आ जाएगा, ऐड कर देना बाद में प्रॉपर्टी लगा के। लोग 9 की वैल्यू होती है 95, लोग 8 की वैल्यू होती है 90.90। ठीक है, हो गया भाई, ये लोग की वैल्यू थी। तो ये थी भाई आपकी केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट बेसिक, जिसमें आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, रेट ऑफ डिस्पेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ लिया है आपने। मैंने तो यही पढ़ा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आजकल इनसे पूछा जाता है। ध्यान रखना रिएक्टेंट की रेट हमेशा नेगेटिव पहले से साइन और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। होप सो भाई यही थी हमारी आज की वीडियो अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट वीडियो है 0001 ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड केमिकल काइनेटिक्स 0001 से आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए। ओके, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो व्हाट्सएप पे जरूर स्टेटस लगाइए वीडियो का। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। जेईई का एग्जाम आने वाला है, अभी जुलाई में फिक्स कर दिया है अब की बार का 2022 का 2022। ठीक है, और सेम टू सेम आपका फर्दर नीट का भी एग्जाम भी आएगा, तो उनमें भाई ये बेसिक वीडियो, ये जो वीडियोज़ है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो। तो हम तो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो अच्छा, आप अच्छे से पढ़ें। किसी प्रकार कोई डाउट आए तो मुझसे पूछें। ठीक है, वैसे मैंने किसी न किसी वीडियो में नंबर अपना बता रखा है, व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप मैसेज में कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू। हाँ भाई, एक और बात, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट, सॉलिड एंड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे चैनल पे ABC केमिस्ट्री। इसके साथ साथ हमारे और चैनल्स भी हैं, ABC बायो वर्ल्ड, ABC फिजिक्स वर्ल्ड, और स्पेशली एक आएगा ABC खुद से तेज। ये ABC का ही है खास इनिशिएटिव, खुद से तेज, जिसमें आपको नीट में ज़बरदस्त तैयारी का एक अच्छा पैटर्न मिलेगा। हम अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए लगभग जो यूनिट्स हैं उनको आप कैसे रिवाइज करें एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। जून में आप कितनी ज़बरदस्त प्रिपरेशन हो, आपको खुद से तेज करेंगे। ठीक है, होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत करेंगे। और हाँ, वीडियोस को देखिए, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। और वैसे मैं ना वीडियोस के जैसे एंड में ना अप्रोक्सीमेट लगभग हर जो वीडियो मैंने अब तक बना दी है, करीब 50+ वीडियो आ चुकी हैं ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। तो इनमें ना लास्ट जो सीक्वेंस होता है, लास्ट जो टाइमिंग होती है 1-2 मिनट रहती है, उससे पहले मैं कंप्लीट वीडियो को रिवाइज करता हूँ, तो कम से कम वो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।